पेज 58 में सब लोग आ जाओ, बात तुरंत बंद कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट। ओके, मेरे को पता चला कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस में टीचर लोग रिक्वेस्ट नहीं करते हैं ऐसे मेरे तरह, कॉर्पोरल पनिशमेंट वगैरह देता है अभी भी इस उम्र में, ठीक है। और ये होता है, मैं भी सुना हूं, बहुत जगह में होता है, बहुत तरह का इंस्टीट्यूशंस में होता है। ये इलीगल है, यही सवाल आया था, बिल्कुल इलीगल है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, शाउटिंग एट यू, इंसल्टिंग यू इज नॉट डन। मैं जो इंसल्ट करता हूं वो तो सरकास्टिक है, ठीक है, बट रियल लाइफ में नो वन कैन टेक abuse his position or her position and take out his or her frustration on you, ठीक है। that is, no teacher can abuse his or her position in order to exploit a student। ये लॉयर बेहतर बता पाएगा, मेरे को जितना मालूम था मैं सिंपलटन थिंकिंग में शेयर किया। मेरे पास यही क्वेरी लेके कोई आया था, सर मेरा टीचर मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मैं क्या करूं। मैं बोला मेरा बारे में तो नहीं बोल रहे नहीं, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनना, मैं एक्सप्लॉइट नहीं करता हूं कोई भी स्टूडेंट का। ओके नाउ ध्यान से सुनना, डिस्क्लेमर। ओके नाउ ध्यान से सुनना प्लीज, प्लीज आ जाना लास्ट बेंच, ठीक है। कॉर्पोरेट पनिशमेंट नहीं है तो कुछ भी करोगे ऐसा मत करना। ओके नाउ फर्स्ट थिंग, पेज 58 पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा है? इमोरल। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट immoral। अच्छा, what is immoral is a question of law or question of fact? Question of fact, and I tell you, society judges what is immoral and what is not। In Indian society काफी चीज immoral है जो वेस्टर्न सोसाइटी में moral है, वेस्टर्न सोसाइटी में काफी चीज immoral है जो इंडियन सोसाइटी में moral है। यही तो होता है, cultural difference, cultural shock। When we go abroad to stay for a few years, they give us cultural shock। कल्चरल शॉक मतलब यू नो इम्बाइब इन अस देयर कल्चरल वैल्यूज। अलग से बड़ी सिस्टम होता है या कुछ सिस्टम होता है जिससे कि उन लोग का कल्चर के साथ तुमको वाकिफ किया जाता है। इंडिया में भी कोई फॉरेनर आता है तो इंडियन कल्चर के साथ उसको वाकिफ किया जाता है, जाके उसको ट्रांजिशन और उसका इंडिया में इन्फ्लक्स जल्दी से हो। ये सब सिस्टम है। क्यों सिस्टम है? क्योंकि व्हाट इज इमोरल इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड हालातों के ऊपर है, सोसाइटी के ऊपर है। हाँ है ना? सऊदी अरेबिया सुने हो ना, ठीक है, वहां पे काफी चीज इमोरल है जो सुन के हंसोगे। गाना गाना इमोरल है, मैं सुना हूं, मेरे को पता नहीं, कभी गया नहीं इसलिए तो जाऊंगा भी नहीं। सो द आइडिया इज, प्लीज ध्यान से सुनना, तो ऐसा सोसाइटी में हर एक सोसाइटी का अपना अपना कानून है तो वो लोग तय किया रहने के लिए अपना कानून वो लोग बनाया, सोसाइटी दे दिया। मेजॉरिटी होता है ना हर जगह, तो वही चीज है, मेजॉरिटी जो चाहा वही हुआ। तो इमोरल भी वही चीज है। इमोरल कोई कानून नहीं बोलेगा ये इमोरल है वो इमोरल है, ठीक है, सोसाइटी जजेस। सुने हो ना, वैलेंटाइंस डे में मुंबई में शिव सेना बहुत घूमता है लाठी लेके, क्यों? ठीक है, वही कोई भी, वो सब एक ही है मेरे लिए, तो छोड़ो। तो द आइडिया इज क्यों घूमता है पता है? कारण इमोरल मॉरल। सो दैट इज इलीगल। उन लोग का घूमना इलीगल है बट वो लोग खुद ही बन जाता है उस दिन के लिए लॉ एनफोर्सेस। ओके नाउ द आइडिया इज प्लीज फोकस, हाँ मैं जो बोल रहा हूं, द आइडिया इज इमोरल जो चीज से अगर कॉन्ट्रैक्ट बना, अगर इमोरल चीज से कॉन्ट्रैक्ट बना, सोसाइटी में जो चीज इमोरल है वो चीज लेके अगर कॉन्ट्रैक्ट बना तो कॉन्ट्रैक्ट क्या लॉफुल होगा या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, यही बोला गया। अब इमोरल क्या होता है वो मैं समझा दिया, ठीक है। एक सोसाइटी में जो सेट स्टैंडर्ड्स है, उस स्टैंडर्ड्स में जो इमोरल है उसी को इमोरल बोला जाएगा, नहीं तो नहीं। क्लियर है? समझ में आया ना? ओके सर लास्ट चीज क्या था? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और यही सबसे बड़ा चीज और आखिरी बड़ा चीज ऑफ यूनिट 2 है, ये अच्छे से समझ लो। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में देयर आर 12 काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स। हाउ मेनी? 12 kinds of agreements in India which are expressly declared as opposed to public policy। Public policy के खिलाफ, opposed to public policy का हिंदी क्या होता है? Public policy के खिलाफ। What is public policy? General public way of life को जो hurt करता है वैसा policy इस public policy, and public policy को hurt करने वाला कोई भी agreement क्या होगा? Opposed to public policy।
अपोज टू पब्लिक पॉलिसी 12 एग्रीमेंट्स है। मैं एक एक करके हर एक एग्रीमेंट को आप लोग को समझाऊंगा एंड लिखा दूंगा जहां पे जो लिखाना है। ध्यान से सुनना, इट शुडंट टेक मोर टाइम इफ यू कंसेंट्रेट एंड फोकस टू व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज फोकस। नंबर 1, ट्रेडिंग विथ एनिमी। क्या लिखा है? ट्रेडिंग विथ एनिमी। अच्छा बोलो, लेट्स से हु इज अ एनिमी। मैं पहले भी बोला हूं कि जो कंट्री के साथ वॉर चलेगा वही एनिमी है, अदरवाइज कोई और एनिमी नहीं है। मतलब ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान अभी एनिमी नहीं है, वही तो समझाया था, क्योंकि अभी ऑन रिकॉर्ड क्या वॉर चल रहा है? नहीं, ठीक है। अगर वॉर हो गया, वॉर अगर हो गया तब एनिमी है। वॉर में नुकसान दोनों पार्टी का है, हमेशा याद रखना, ठीक है। बेवकूफी मत करना कि हम स्ट्रांग है वो वीक है, ठीक है। इट्स अ बायलैटरल लॉस, ओके, ऑफ लाइफ, ऑफ वेल्थ, ऑफ टाइम, ओके। नाउ सो द आइडिया इज ये जो चीज हम लोग कहा कि एक कंट्री के साथ अगर वॉर पे जाता है कोई कंट्री, तो वो दो कंट्री क्या है? एनिमी, एज सिंपल एज दैट। अब एनिमी के साथ अगर तुम ट्रेड करो, अगर एनिमी के साथ ट्रेड करो, ट्रेड, ठीक है, व्यापार, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अभी अपोज टू पब्लिक होना चाहिए ना, पब्लिक पॉलिसी का खिलाफ होना चाहिए। इंडिया का रहने वाला पब्लिक अगर कोई दूसरा कंट्री जिसके साथ अभी व्यापार बंद होना चाहिए व्यापार कर रहे, तो ट्रेडिंग विथ एनिमी है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट को क्या वैलिड बोलेगा या वॉइड? वॉइड। सच कॉन्ट्रैक्ट्स विल नॉट बी एनफोर्सेबल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सुने थे ना कुछ दिन पहले कश्मीर इशू के बाद पाकिस्तान बता दिया था कि हम लोग के साथ ट्रेड बंद है इंडिया का, फिर वापस एसेंशियल कमोडिटीज को वो लोग अलाउ कर दिया, दवाई वगैरह अलाउ कर दिया, ठीक है। तो वही कभी कभार कोई भी कंट्री अगर ऐसा कुछ लाता है जिससे कि ट्रेडिंग विथ एनिमी क्या हो जाएगा? वॉइड। एनिमी, नाम ही तो एनिमी है, तो ट्रेडिंग विथ एनिमी शैल बी वॉइड, शैल बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सो दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में पॉइंट नंबर कौन सा? पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग विथ एनिमी, फर्स्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला अग्रीमेंट। क्लियर है? अच्छा दूसरा, ध्यान से सुनना। अच्छा तुम लोग सुने थे ना कुछ साल पहले सलमान खान एक गाड़ी में जा रहा था, सुने थे ना? और क्या वो गाड़ी में जा रहा था, कोर्ट में प्रूफ कर दिया वो गाड़ी में जा ही नहीं रहा था, गाड़ी में कोई था ही नहीं, गाड़ी खुद ब खुद गया, किसी के ऊपर चढ़ा। हाँ, कोर्ट में ये फैसला हुआ, गाड़ी खुद ब खुद गया और चढ़ गया किसी के ऊपर और गाड़ी रुक गया, वो था ही नहीं, गाड़ी खाली उसका था, ठीक है। तो जो भी हो, ये जो केस सुने थे ये दब गया ना, दब गया। तो दब गया जाने का मतलब क्या है? मतलब अभी न्यूज में नहीं है और खुल्लम खुल्ला घूम रहे जो जिसके खिलाफ आरोप लगा था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो केस है इसको दबा दिया गया अगर कहोगे, मेरे को पता नहीं दबा दिया गया कि नहीं, बट मैं बोल रहा हूं अगर इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दबा दिया गया, बोलते हैं ना, ये तो बोलते हैं दब गया वो केस। इन्फ्लुएंशियल पावरफुल लोगों का केसेस ऐसे ही होता है ना, दब जाता है, कोई नहीं चलाता है गाड़ी फिर भी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। सो द आइडिया इज, ये जो चीज हुआ इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन। क्या बोलते हैं? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन या स्टाइफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। घुट देना, प्रोसिक्यूशन को घोट के दबा देना, समझ में आया? अच्छा बोलो, प्रोसिक्यूशन को स्टाइफल करने वाला कोई भी एग्रीमेंट क्या वैलिड होना चाहिए या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए। अगर जुडिशियरी को पैसा खिला के इन्फ्लुएंस करके कोई अपना फेवर में ले ले, तो ऐसा एग्रीमेंट्स क्या पब्लिक पॉलिसी के लिए अच्छा है या गलत है? गलत है, जस्टिस नहीं मिलेगा किसी को, आम आदमी को। इसीलिए अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में नंबर 2 क्या है? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। क्लियर है? नंबर 1 इज ट्रेडिंग विथ एनिमी, नंबर 2 इज स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन। क्लियर है ना सबको? ओके, नाउ थर्ड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कोई नाम सुने ही नहीं होगा, सुने भी होगा तो भी, सुना भी होगा तो भी उसको पता नहीं है। देखो नंबर 3 में लिखा है 2 शब्द, चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस वर्ड तो सुने हो बट मतलब नहीं पता, और चैम्पर्टी तो वर्ड भी नहीं सुने होंगे। चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस, ठीक है,
इसका मतलब क्या है मैं पूरा समझाऊंगा। जैसे कि देखो ये सब शब्द आजकल यूज कम होता है क्योंकि ये पुराना एक्ट है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाया था। 1872 का एक्ट में 1872 का वर्ड्स प्रेवलेंट था, है ना? तब ये सारा शब्द यूज में था। तो यूज ऑफ सच इंग्लिश could be redundant in today's date, on today's date, but nonetheless you have to understand the meaning because the act is still there in your syllabus, है ना? ओके, तो मैं समझा दूंगा, दोनों का मतलब समझाऊंगा। जॉली एलएलबी कौन है सर? एक लॉयर है फिक्शनल मूवीज का, ठीक है? तो जॉली एलएलबी के पास इमेजिन करो, जो नहीं भी देखे इमेजिन करो, एक ऐसा वकील जो बहुत कूल है और जो, ठीक है, जिसको केस नहीं मिल रहे। ओके, नाउ उसको एक केस मिला, उसको एक केस मिल गया। अब जो केस लड़ने आया वो बोला कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है। वकील को क्या बोला? मेरे पास पैसा नहीं है, बट ये केस जीतने के बाद मैं मालामाल हो जाऊंगा। केस में डैमेज वगैरह मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा, तो केस का अवार्ड या केस का विनिंग से वो मालामाल बनेगा। तो वकील को बोल रहे कि आप लड़ दीजिए, जो हासिल होने वाला है केस करके वो आधा आधा बांट लेंगे, वो आधा आधा बांट लेंगे। तो अब वकील इंटरेस्टेड हो सकता है ना, है ना? वकील को जाके बोले मेरा पैसा नहीं है, मेरा केस लड़ दीजिए बिना पैसा चार्ज करके, बिना फीस चार्ज करके, जो खर्चा लगेगा आप कर दीजिए, और जो केस जीतने के बाद हम लोग को पैसा मिलेगा मेरे को, वो मैं आपके साथ आधा आधा करने का एग्रीमेंट करता हूं। सच एन एग्रीमेंट इज नोन एज चैम्पर्टी। ऐसा एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? चैम्पर्टी। प्रॉफिट शेयरिंग, क्या एग्रीमेंट? प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट, समझे? प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट, क्लियर है? तो प्रॉफिट शेयरिंग ऐसा एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? चैम्पर्टी, ठीक है ना? तो लिख के रखो चैम्पर्टी। अच्छा, यहां पे कोई चला गया क्या? ओह सॉरी, ठीक है, ओके। नाउ चैम्पर्टी, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग, चैम्पर्टी के ऊपर लिखो प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट, लिख लो। ओह गुड, एडवांस, ओके, क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं रियल लाइफ का। रियल लाइफ तुम लोग को अच्छा लगता है, रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूं। बेन एंड जेरी नाम सुने हो? अच्छा, बास्किन रॉबिन्स नाम सुने हो? ठीक है, बेन एंड जेरी वाज अनदर आइसक्रीम, अच्छा आइसक्रीम है। एनीवे, सो बास्किन रॉबिन्स का दुकान है, आउटलेट्स है शहर में भर भर के। अब बास्किन रॉबिन में जाके लेट्स से तुम आइसक्रीम का एक डिब्बा लिए घर चले गए। घर जाके एक देखे फ्लाइंग कॉकरोच उड़ रहा है, उसको चप्पल से मारे, ठीक है, टिप करके दूर से, ठीक है, और मारने के बाद उसका डेड बॉडी को आइसक्रीम खोल के दफना दिए। सुनो सुनो सुनो, रियल लाइफ, ये सब सुनो, सीखो। दफना दिए और 2 दिन बाद आइसक्रीम को ले जाए गए बास्किन रॉबिन्स और जाके उसके सामने खोले, कॉकरोच ऐसे किए, ठीक है, और बास्किन रॉबिन्स को ऐसा धमकी दिए केस करने का, और रियल लाइफ में केस भी कर दिए, वीडियो भी उठाए, और फिर फेसबुक लाइव भी गए, आजकल करता है ना लोग है सब नौटंकी, ठीक है, इंस्टा भी कर लिए, कंप्लेन अगेंस्ट बास्किन रॉबिन्स हैशटैग, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब तुम ये केस जिस वकील के साथ लड़ने वाले हो उसको बता दिए फैक्ट्स और उसको बोले आधा आधा $1 मिलियन, ठीक है। ये सब होता है यूएस में, यूएस का कोर्ट्स में, यूके का कोर्ट्स में तुम लोग देखोगे आधा से ज्यादा कंज्यूमर केसेस यही सब है, चैम्पर्टी, मतलब कॉर्पोरेट को ब्लैकमेल करके पैसा बनाने का स्कीम, समझे? तो बाहर का सोसाइटी में चैम्पर्टी अलाउड है या पूरा पूरी वॉइड है? पूरा पूरी वॉइड है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, नहीं तो लोग हमेशा ये सब करेगा, है ना। इंडियन सोसाइटी में चैम्पर्टी पूरा वॉइड नहीं किया गया, बोला गया देखना पड़ेगा मकसद ऑफ द केस करने वाला, मकसद अगर उसका गलत है तो फिर वॉइड है, मकसद अगर सही है तो फिर वैलिड है। बात समझे? तो चैम्पर्टी क्या हो गया? सुन, चैम्पर्टी हो गया प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन हुम, द लॉयर एंड द क्लाइंट। क्लाइंट जहां लॉयर के बोला कि
मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा केस आप लड़ दीजिए, हम लोग केस करके जो जीतेंगे आधा आधा बांटेंगे, आधा या कोई अलग हिस्से में, ठीक है, हिस्से में बांटेंगे, ठीक है। और ये हो गया चैम्पर्टी एग्रीमेंट। चैम्पर्टी एग्रीमेंट बाहर में ज्यादातर किया जाता है किस लिए? कॉर्पोरेट्स को ब्लैकमेल करने के लिए, हाँ है ना, टू यू नो टू पुल मनी फ्रॉम देम। ओके, सो पैसा खींचने के लिए उन लोग से ये सब बैठाया जाता है। तो बाहर का सोसाइटी में इट्स सीन एज अ सोशल इविल एंड दैट इज व्हाई इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेट अवे वॉइड। इंडिया में स्ट्रेट अवे वॉइड नहीं किया। इंडिया में बोला गया कि चैम्पर्टी वॉइड होगा अगर उसका मकसद ऐसा है, और अगर उसका मकसद सही है तो फिर उसको वॉइड क्यों करे, हाँ है ना, समझ में आ रहा है? इंडियन लॉ बेटर लग रहा है यहां पे, हाँ है ना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बोल दिया। ओके, क्लियर है? अच्छा, मेंटेनेंस क्या है सर, फिर बताइए। अगर वो जॉली एलएलबी वाला वकील बोला कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम कितना जीतो क्या जीतो, मेरे को मेरा फीस और जितना खर्चा मैं कर रहा हूं फाइलिंग फीस वो सब मिल जाना चाहिए, तब तुम क्या उसको प्रॉफिट शेयरिंग बोलोगे या मेंटेनेंस बोलोगे? मेंटेनेंस। वो बोल रहे कि मेरे को प्रॉफिट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम रखो फ्रॉड कहीं का, ठीक है, और मेरे को मेरा पैसा दे दो और मैं जो केस करूंगा, केस करने का जितना फाइलिंग फीस वगैरह स्टैंपिंग, ठीक है, वो सब मेरे को रिइंबर्समेंट दे देना। तो उसका रिइंबर्समेंट देने का अगर कोई वादा करे वैसा एग्रीमेंट को चैम्पर्टी बोला जाएगा या मेंटेनेंस? समझ में आया? चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस दोनों ही इंडिया में वॉइड नहीं है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का लिस्ट में आ रहा है। क्यों? समझाने के लिए, अगर वाकई इसका मकसद खराब है तो ये वॉइड हो जाएगा, और अगर मकसद अच्छा है तो वैलिड रहेगा। सर मकसद अच्छा कैसे रह सकता है? सपोज करो मेरा पुरखों का जायदाद है जो फंसा हुआ है, होता है ना, फंसा हुआ है मतलब बहुत सारा इसका मतलब स्टेक होल्डर्स है और मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूं इसको छुड़ाने के लिए करोड़ों का केस करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टी है 1000 करोड़ का, ऐसा हो सकता है? बात समझ में आ रहा है? सो प्रॉपर्टी का वैल्यू पे डिपेंड करता है फाइलिंग फीस, है ना। तो द आइडिया इज मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी वकील को अप्रोच किया, बोला प्रॉपर्टी अगर छुड़ा लिया तो प्रॉपर्टी से जो फायदा होगा वो बांट लेंगे, तो वो वकील मेरे को मदद कर रही है, क्या गलत है या सही है? सही है। ये वाला एग्रीमेंट इंडिया में वैलिड हो जाएगा, मकसद सही है। अगर मैं वकील को बोल रहा हूं चल किसी इंश्योरेंस कंपनी को ऊपर क्लेम करेंगे, फंसाएंगे, तो ये मकसद सही है या गलत है? गलत। बात समझ में आ रहा है? तो ये गलत मकसद के लिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। क्लियर है? मेंटेनेंस यूजुअली वैलिड ही रहते हैं, मेंटेनेंस में तो कोई प्रॉफिट शेयरिंग है हो भी नहीं रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो दीज आर चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। यूके में या इंग्लिश लॉ में पूरा क्या है? पूरा वॉइड, पूरा वॉइड। बाहर में बहुत ज्यादा होता है नहीं ये सब ब्लैकमेल, हाँ यार, हाँ। क्लियर है? तो देखो चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस के बारे में पूरा एक पैराग्राफ डेडिकेट किया गया है पेज 58 का एंड में, जल्दी से पढ़ो, क्लास में पढ़ो। एक वर्ड मिलेगा, मैं बोला ना मकसद बुरा, मकसद बुरा को बोला जाता है मैलाफाइड। मैलाफाइड एक वर्ड मिलेगा, ठीक है। मैला का मतलब होता है बैड। सर ये कहां से पढ़े आप? पढ़े। फाइट का मतलब होता है इंटेंशन। तोड़ के बता दे रहे हो शब्दों को, ठीक है। बोनाफाइड, बोना मीन्स गुड, फाइड मीन्स इंटेंशन। गुड इंटेंशन मतलब बोनाफाइड, बैड इंटेंशन मीन्स मालाफाइड, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? साफ है भाई? ओके, नाउ नाउ पढ़ लिए, पढ़ लो पैराग्राफ एक बार, अच्छा पैराग्राफ है। मेंटेनेंस का बगल में लिखो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, चैम्पर्टी का बगल में लिखो प्रॉफिट शेयरिंग। ये दो वर्ड्स की है। हाँ, नॉट नेसेसरीली वॉइड, मतलब हमेशा वॉइड नहीं होगा इंडिया में, वही तो बोला। क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 4, डी। डी या 4? अच्छा बोलो, एग्जाम्पल तैयार है, ध्यान से सुनते रहना, खाली कान खोल के सब लोग। अब ध्यान से सुनो, चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस तक 3
एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी देख लिया। अभी चौथा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, ध्यान से सुनना और समझना। लेट्स से कोई एक्सीडेंट हुआ था, अभी बोल रहा था सलमान खान, एक्सीडेंट किया और ये एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह है कोई। अब चश्मदीद गवाह कोर्ट में हियरिंग का दिन गवाही देने जा रहा है। उबर बुक किया, इमेजिन करो, गवाह उबर बुक किया, उबर आ गया, उबर में चढ़ गया, उसका पीछे 2 गाड़ी लग गया। किसका गाड़ी होगा सोच लो, ठीक है। 2 गाड़ी लग गया बड़ा बड़ा, और गाड़ी उबर को ओवरटेक करके एक गाड़ी सामने आ गया, एक गाड़ी पीछे ही था। गाड़ी को रास्ते में रोक दिया, 2-2 गाड़ी से 4-4 आदमी उतरा और उबर की तरफ आगे बढ़ा। उबर से उस आदमी को बाहर निकाल के एक आदमी उसका पैर में गिर गया और बोला प्लीज कोर्ट मत जाइए प्लीज, और उसको बोला कि ये लिखिए आपका वीजा, पासपोर्ट सब कुछ तैयार है और फॉरेन करेंसी का एक बैग है, डॉलर्स। अब 6 महीना बाहर वैकेशन करके आइए ना, क्या कोर्ट जाएंगे? बोलो, इज इट इंटरफेरेंस विथ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस? ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, वैलिड या वॉइड? बट ये होता है ना, ऐसा बहुत सारा वॉइड होता है ना। वहां पे भी तो चश्मदीद गवाह था, कोई आया नहीं, सब फॉरेन टूट, ठीक है। सो द आइडिया इज, ये है इंटरफेरेंस विथ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, जो होना नहीं चाहिए बट होता है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कानून बोल दिया ये गलत है, कानून बोल दिया ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, कानून बोल दिया ये वॉइड है, फिर भी होता है। होता तो वॉइड क्या है, इलीगल चीज भी होता है, वॉइड तो छोड़ ही दो। क्लियर है? सो इंटरफेरेंस विथ कोर्स ऑफ जस्टिस, रियल लाइफ इंटरफेरेंस हो रहा है कोर्स ऑफ जस्टिस के साथ, इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल रखा। नंबर 5 का नाम देख के बहुत लोग को गलत इंप्रेशन हो सकता है, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनो, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि तुम मैच मेकिंग कर रहे हो। देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन मैरिज ब्रोकरेज एंड मैच मेकिंग। हम लोग मैरिज ब्रोकरेज सुनते ही हम लोग दिमाग में सोच लेते हैं मैच मेकिंग, ये मैच मेकिंग वाला सर्विस नहीं है। मैच मेकिंग लीगल है और वैलिड है, मैरिज ब्रोकरेज इज वॉइड। अब व्हाट इज मैरिज ब्रोकरेज देन सर, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मैच मेकिंग? अच्छा बोलो, जिन लोग का यहाँ पे वो सब वेबसाइट में अकाउंट है, भारत मैट्रिमोनी, ठीक है, शादी.com, उन लोग को पता होगा मैच मेकिंग, ठीक है, बहुत लोग का है, तुम्हारा है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, शक्ल देख के लगता है। अच्छा नाउ ध्यान से सुन लो भाई, मजाक कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, ये जो वेबसाइट्स में जिन लोग का रहता है अकाउंट, उन लोग को पता होगा, मेरा कभी था नहीं, तो ये उन लोग को पता होगा कि ये जो वेबसाइट्स है, ये वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रहा है मैच मेकिंग सर्विसेज। मतलब they will match your likes and dislikes and preferences, based on that they will filter out profiles। ये तो एल्गोरिथम है और फिल्टर करके तुमको देगा, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया है, उम्र है, ठीक है, बहुत कुछ और भी है, ठीक है। तो वो सब करके वो लोग फिल्टर करके कुछ प्रोफाइल्स तुमको प्रॉम्प्ट करेगा, हिंट करेगा, दैट इज मैच मेकिंग। तो मैच मेकिंग क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है, मैच मेकिंग होता है रियल लाइफ में भी, आदमी भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैरिज ब्रोकरेज क्या है, ध्यान से समझो, ये एक सोशल इविल है। वंस अगेन, तुम लोग सुनो ना, गांव साइड में ये जो चाइल्ड मैरिज वगैरह होता है, फोर्सफुल मैरिजेस होता है, ये सब में दूल्हा या दुल्हन का किसी का कंसेंट नहीं है, शादी करा दिया गया, ये सब मैरिज ब्रोकरेज होता है। मैरिज ब्रोकरेज इज अ ब्रॉडर टर्म विच कनोट्स ऑल दीज इविल्स। जहां पे एक आदमी खबर लेके आया, वहां पे एक दूल्हा मिला, उसको कब्जा करके लेके आओ, शादी करा दो, ठीक है। हाँ होता है गांव में, किसी का बहुत अच्छा डिग्री है, उसको उठा के, एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ठीक है, उसको उठा के लेके गया और शादी करा दिया गया, ठीक है। वैसा ज्यादातर ये सब विमेन के खिलाफ ही होता है। ऑफ कोर्स लेस नंबर ऑफ केसेस आर रिपोर्टेड अगेंस्ट मेल्स, मोस्ट केसेस आर अगेंस्ट फीमेल्स, बट द फैक्ट इज होता है।
सर मैरिज ब्रोकरेज का और एक एग्जाम्पल दीजिए जाके समझ में आए। हैदराबाद सुनियो, हैदराबाद में दुबई और मिडिल ईस्ट से वापस बहुत लोग आता है एज पर यू नो मुस्लिम मैरिज लॉस। आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, ठीक है। बट जो हियर से है उसी को थोड़ा और फैक्चुअल बेस पे लेके आई एम एक्सप्लेनिंग। वहां पे सिंस एज पर मुस्लिम मैरिज लॉज सम ऑफ द मैरिजेस कैन बी एनल्ड बाय सेइंग ट्रिपल तलाक, जो अभी रिसेंटली रिवील हुआ, ठीक है। सम ऑफ द मैरिजेस विथ सम अदर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कैन बी एनल्ड और कैंसिल्ड बाय सेइंग ट्रिपल तलाक। जो ट्रिपल तलाक बिल अभी पास हुआ कुछ दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, सोशल लेवल को हटाने के लिए। सो ट्रिपल तलाक बोल के जो डिवोर्स हो जाता था उसके लिए क्या होता था, बाहर से दुबई से कोई शेख लोग आता था एंड दे यूज्ड टू अपॉइंट मैरिज ब्रोकर्स। एंड ये मैरिज ब्रोकर्स उन लोग को यंग ब्राइड्स, ठीक है, यंग ब्राइड्स देता था और शादी करवाता था। एंड दे यूज्ड टू स्पेंड अ वीक और अ फोर्टनाइट एंड दे यूज्ड टू एनल द मैरिज एंड गो बैक। एंड मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ये होता था। सो मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली अ बिग सोशल इविल। इट्स नॉट मैच मेकिंग। नाम सुन के कभी लग सकता है मिस नॉर्मल मैच मेकिंग, मैच मेकिंग अलाउड है, मैरिज ब्रोकरेज वॉइड, बिग सोशल इविल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉइड कर दिया, दूसरा कानून में इसका पनिशमेंट भी है। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आया? मैरिज ब्रोकरेज, ओके। तो 5 चीज क्या क्या पढ़े ना देख के, ना देख के। नंबर 1 ट्रेनिंग विथ एनिमी, नंबर 2 स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन, नंबर 3 चाइल्ड सॉरी क्या बोल रहा हूं चैम्पर्टी एंड अग्रीमेंट, नंबर 4 इंटरफेरेंस विथ कोर्स ऑफ जस्टिस गवाह, ठीक है, और नंबर 5 मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, नाउ ध्यान से सुनो। लेट्स से जो लोग मिस कर रहे हैं आज का क्लास, वो लोग बैकअप मांगने गया वहां पे 6 एल्गिन रोड, 6 से एल्गिन रोड में बैकअप मांगने गया। वहां पे काउंटर में या डेस्क में जो बैठा है या बैठी है, शी और ही और देम बोथ, दे आस्क्ड कि 500 रुपीज पर बैकअप। Maybe it's their obligation to play backups, but they are asking for additional interest against their obligation. Shall this be valid or void? वही बोला गया है, interest against obligation shall be void. मतलब घूस लेना बुरा बात है ना? यही बोलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल दिया, घूस लेना देना वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन तुम नहीं मांग पाओगे, जो तुम्हारा ड्यूटी है वो फ्री में करो, उसके लिए कोई इंटरेस्ट मत मांगो। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आया? ओके। अब नेक्स्ट, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। सुनो, तुम लोग सुनते हो ना आजकल अवार्ड्स बिकता है, सुने हो तो? अवार्ड्स बिकता है। बहुत पहले सुनते थे गवर्नमेंट नौकरी या सरकारी नौकरी भी बिकता है, रिश्वत देके मिल जाता है ना बहुत लोग को सरकारी नौकरी, है ना? सुने हो ना? तो ये जो चीज हो रहा है, ये जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, सरकारी नौकरी मिलने वाला रिश्वत देके या अवार्ड खरीदने वाला रिश्वत देके, ये सारा चीज है सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस का एग्जाम्पल। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस मतलब पब्लिक का कोई ऑफिस बेच दिया, ऐसा नहीं। Don't imagine it literally. Try to imagine it figuratively and try to imagine it interpretatively. ठीक है? Interpretation will lead to one conclusion कि public office मतलब government, government jobs, government awards, ये सब बिक जा रहा है, और ये सब बिकने वाला contracts क्या होगा? Void, because these are against public policy or opposed to public policy, और ये सब का example sale of public offices में दिया हुआ रहेगा। सो सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस इज द टर्म, बट इट डजंट मीन पब्लिक ऑफिस बेच देना, ठीक है? इसीलिए मैं बोला था ये सब क्लास जो मिस करेगा घर में पढ़ेगा उसको लगेगा सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, वाह इजी है, ठीक है? सोचो, ठीक है, मिस नॉर्मल है। क्लियर है? ओके, नाउ मोनोपोली, हु कैन डिस्क्राइब मोनोपोली? तुम लोग बहुत अच्छे से कियो ना, क्या कियो? को वीडियो क्लास लेके मैं सुना हूं, मोनोपोली समझाओ,
समझाओ भाई, हाथ उठाओ। मैं समझा रहा हूं थोड़ा बहुत मेरे को भी आता है। एक को मोनो एंड पॉली को मैं पहले तोड़ लूंगा। मोनो मीन्स सिंगल, वो वाला सिंगल नहीं, फेसबुक वाला, ठीक है, एक। और पॉली मीन्स मेनी, ठीक है। सिंगल यहां पे देखो सेकंड बेंच, ठीक है, बोला, हाँ। अब ध्यान से देखो, मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स मेनी, सिंगल सेलर एंड मेनी बायर। ऐसा सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मोनोपोली, इसीलिए नाम मोनोपोली पड़ गया। सिंगल सेलर और सिंगल प्रोड्यूसर, मेनी कंज्यूमर्स, ठीक है ना। तो ये है फंडा ऑफ मोनोपोली। अच्छा मेरे को बताओ, इतना आसान है, तो मोनोपोली इज अ गुड और अ बैड? वेरी वेरी बैड। बैड ही नहीं, वेरी वेरी बैड। अगर एक रहेगा प्रोड्यूसर या एक रहेगा सेलर, तो सेलर और प्रोड्यूसर का मार्केट होगा या बायर एंड कंज्यूमर का मार्केट होगा? सेलर एंड प्रोड्यूसर का। ऑटोक्रेटिक सेटअप जैसा हो जाएगा, वो जो चाहेगा वही होगा, अनडेमोक्रेटिक नेचर का चीज हो जाएगा, है ना। सो ऑटोक्रेसी या मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज काइंड ऑफ लाइक सेम, काइंड ऑफ सेम, वेयर द मोनोपोली जिसका हाथ में है, जो सेलर है या प्रोड्यूसर है, वो जो चाहेगा वो करेगा, प्राइस को बढ़ा देगा 1000 रुपया से कल ही, ठीक है। सो द आइडिया इज दैट इज ऑलवेज बैड फॉर सोसाइटी, बैड फॉर मार्केट, बैड फॉर कंज्यूमर, बैड फॉर बायर्स। यस और नो? बोलो। एग्रीमेंट जो क्रिएट करे मोनोपोली, वो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए या फेवर में होना चाहिए? अपोज होना चाहिए। सीमेंट कंपनीज कार्टेल फॉर्म किया था। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म कार्टेल? कार्टेल मींस ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, जब हाथ मिला के एक झुंड या एक ग्रुप बनाता है। कार्टेल बना के क्या किया पता है? 15 cement companies made a cartel 10 years back and they tried to slowly increase the price of cement. सबका फायदा है इंडस्ट्री में, प्राइस बढ़ जाएगा तो, है ना। ये क्या टेलीकॉम इंडस्ट्री का प्लेयर्स भी कर सकते हैं? हाँ, सीक्रेटली कुछ भी कर सकते हैं हम लोग का बिहाइंड जाके, है ना। बिग जायंट टेलीकॉम कंपनीज कोई स्मॉल प्लेयर को आने ही नहीं देता है। 3-4 नाम ही सुनते हो कब से, है ना। सो द आइडिया इज दीज आर फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स एंड मोनोपोलीज इन अ वे। तो ये सब एग्रीमेंट क्या अलाउड होना चाहिए या नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। In fact, in India, there's an act called Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MRTP Act. There's another act which is there in your BCom, Consumer Protection Act, CPA. So all these things are there to protect the interest of the consumer or the buyer against monopolistic practices. क्लियर है? और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोनोपोली के खिलाफ क्या आवाज उठा रहा है? बोल रहा है कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो मोनोपोली क्रिएट हो जिससे, वैसा कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलिड या वॉइड? वॉइड। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है और क्या है? वॉइड। क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ देखो, तो अभी तक जो पढ़े एक बार मैं याद दिला रहा हूं। नंबर 1 ना देख के एक बार कोशिश करो। नंबर 1 था ट्रेडिंग विथ, नंबर 2 था स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन, दबा देना केस को, ओके। नंबर 3, नंबर 4 मैं हिंट दे रहा हूं, इंटरफेरेंस विथ कोर्स ऑफ। नंबर 5 मैरिज ब्रोकरेज। नंबर 6 इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, बैकअप दिखाने के लिए घूस मांग रहा है, इंटरेस्ट अगेंस्ट। नंबर, ये सब एग्जाम्पल तुम लोग इस्तेमाल मत करना, कोई बैकअप मना कर दे तुम बोलोगे वो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, मत बोलना। एक बार एक स्टूडेंट किया था, मेरे को सुनना पड़ा। सुनना क्या पड़ा, मेरे को बोला, मतलब स्टूडेंट ही आके बोला, मेरे को खराब लगा उन लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं। ओके नाउ अब ध्यान से सुनना। नंबर 7 सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। नंबर 8 अभी पढ़े, एग्रीमेंट इन क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, ठीक है। नंबर 8 हो गया, 8 तक हो गया। अब 9, 10, 11 और 12 मैं लिखाऊंगा, 12 बुक में है नहीं। ध्यान से सुनो, 12 में एक लाइन खाली नाम लिखाऊंगा, बोल दूंगा। सुनो, नंबर I, J एंड K यानी कि 9, 10, 11 क्या क्या है, ध्यान से सुनना। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अच्छा, इंडिया में और एक टैबू है, ऑनर किलिंग, सुने हो?
सुने हो ना? कौन कौन सुने हो? हाथ उठाओ। बोल पाओगे व्हाट इज ऑनर किलिंग? डिस्क्राइब, बोल पाओगे? हिंदी में कोई भी शब्द में बोलने से ही होगा। बोल पाओगे क्या है ऑनर किलिंग? हाँ बताओ, बताओ बताओ। हाँ बताओ बताओ। हाँ इंटरकास्ट। अच्छा तुम लोग सुने हो खाप पंचायत? सुने हो? खाप पंचायत क्या है, कोई बता पाओगे? कछु नहीं पता दोस्त, ठीक है, पूछ रहा हूं, पता है या नहीं है? पंचायत पता है, खाप नहीं पता। अच्छा, खाप पंचायत, खाप का मतलब होता है विलेज, स्मॉल विलेज। खाप पंचायत क्या होता है, नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में भरा पड़ा हुआ है। खाप क्या है, सपोज करो एक फैमिली जाके एक जगह में जाके बैठा, ठीक है, एक फैमिली बढ़ बढ़ के, फैमिली जब बढ़ता है खास करके इंडिया में, जीपी में या एपी में, अरे मैथमेटिकल टर्म्स लगाओ बुद्धि, जीपी में, ठीक है, जीपी मतलब सोचो, ठीक है, और कुछ सालों में वो लेट्स से 50 जन का फैमिली हो जाता है 500 जन, 500 जन हो जाता है 5000, 5000 वाला 25,000 या 20,000 होने में टाइम नहीं लगता है जीपी। तो सोचो ये जब हो गया तब एक गांव काफी बढ़ गया ना। इन लोग का इनिशियल जब 50 जन रहता है तब तो फैमिली मेंबर्स सारा 50 जन है, तब वो लोग रूल्स बना देता है कि इट इज इमोरल टू मैरी एनीवन फ्रॉम दैट 50 सर्किल बिकॉज इट्स फैमिली। बट बोलो 50 का जब 50,000 हो गया तब तो दुनिया में कोई भी किसी से मैरी नहीं कर पाएगा। हाँ है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं व्हाट आई मीन टू से? सो रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब लोग एड्रेस, मतलब जानने से एड्रेस कर सकता है। तो इस सोशल evil का रूट कॉज इज दिस, व्हेन अ फैमिली ग्रोज इन अ जीपी इट बिकम्स अ गांव या मिनी शहर या टाउन, उसके बाद भी ये लोग वो रूल अपना के रखा है बिकॉज ये लोग कभी एडुकेशन लिया ही नहीं। एल्डर लोग जो बोलता है वही सुन के आता है। एल्डर लोग बोल दिया ये पाप है खाप में शादी, तो बस पाप है, ठीक है। और अगर कोई शादी कर ले एक खाप पंचायत में, अनरिलेटेड दो जन, ठीक है, तो ये लोग ढूंढ के दोनों को मार के गाड़ देगा। बहुत खराब तरीके से बोला, सॉरी, बट यही होता है, ठीक है, जिंदा भी गाड़ सकता है, बहुत डेंजरस है, कन वगैरह सब कुछ है, ठीक है। और ये है खाप पंचायत का, जिसको बोला जाता है ऑनर किलिंग। बहुत सारा कंट्रीज में हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, इट हैपेंस आल्सो इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। सो इफ यू नोट दैट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में ये ज्यादा होता है, ओके, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, हाँ। तो ये है फंडा ऑफ ऑनर किलिंग। सर ऑनर किलिंग तो गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है। कोई क्या तुमको किसी और से, प्रोवाइडेड ही और शी इज अ मेजर, शादी करने से रोक सकता है? नो, लीगली द आंसर इज नो। तो इंडिया में एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वैलिड होना चाहिए या वॉइड होना चाहिए? वॉइड। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे तुमको रोकने का कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, शादी करने से, वैसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रखा जाएगा या वॉइड कर दिया जाएगा? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। और वही बोला गया, देखो पॉइंट नंबर आई, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जाके कोई तुमको लॉफुली शादी करने से इंडिया में रोक ना पाए, ठीक है। तुम्हारा मर्जी है तुम किसको शादी करोगे, तुम दोनों का, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? ओके, नाउ because marriage is also at the end of the day is a contract, okay, contract to live together, divorce उल्टा है, ठीक है, दोनों ही अच्छा है। okay, now agreement in restraint of trade, अब ध्यान से सुनना, शादी करने में कोई रोक नहीं है, तो लीगल ट्रेड करके पैसा कमाने में कोई रोक है? होना चाहिए? बोलो तुम लॉफुल प्रोफेशन में हो, टीचिंग, कोई आके बोल दिया नहीं इलीगल प्रोफेशन है, बहुत पैसा कमा रहा है ट्यूशन देके, बंद कर, ठीक है, बोल दिया गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो क्या करोगे? बंद करोगे? नहीं, कोर्ट में जाके केस, क्या केस? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज व्हाट? वॉइड,
ठीक है, कोई भी आदमी तुमको रोक नहीं पाएगा तुम अगर लीगल प्रोफेशन से तुम्हारा पैसा बना रहे, हाँ या ना? मेहनत करके लीगल प्रोफेशन से कमाना इज नॉट रिस्ट्रेंट, कैन नॉट बी रिस्ट्रेंट. इफ समवन इज ट्राइंग टू रिस्ट्रेन सच एन एग्रीमेंट इज व्हाट? वॉइड. बिल्कुल वॉइड, बिल्कुल वॉइड. खाली दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है. क्या दो एक्सेप्शन है सर? अच्छा सपोज करो पार्टनरशिप फर्म है, इमेजिन करो, हाँ पार्टनरशिप फर्म में, लॉ फर्म है बड़ा, लॉ फर्म में लेट्स से सीनियर लॉयर जो है उसका उम्र ज्यादा हो गया 60 साल का, वो रिटायर करेगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. अब वो जब रिटायर करेगा उसका शेयर ऑफ गुडविल वो लेके जाएगा या रख के जाएगा? जल्दी से बोलो भाई, पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी है, लेके जाएगा. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हो ना इसी वजह से, हाँ करते हो कि नहीं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल इज द एक्सेस प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म ओवर अदर सिमिलर फर्म्स. और वो गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड में करके तुम लोग देखते हो जो पार्टनर निकलेगा उसको प्रीमियम फॉर गुडविल दे दोगे. बेकार सा एक जर्नल मारते हो, रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, उल्टा. एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम लोग क्रेडिट देते हैं, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, हाँ है ना? डेबिट क्रेडिट तो कुछ भी नहीं है. लॉजिकल लॉ सोचो कि गुडविल क्यों वो लेके जाएगा, क्योंकि इतना दिन वो मेहनत किया, फर्म का जो गुडविल आया, एक्सेस प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, उसमें उसका भी हिस्सा है. वो जब निकलेगा वो लेके जाएगा, मतलब फ्यूचर का प्रॉफिट्स वो लेके जा रहा है ना. अब बोलो फ्यूचर में गुडविल जब उसको दिया जाएगा उसके साथ साथ उसको बोला जाएगा ना कि तुम अगला 3 साल का हिसाब से अगर गुडविल वैल्यू हुआ है 3 years ऑफ परचेज मेथड, तो अगला 3 साल तुम क्या हम लोग का बगल में सेम बिजनेस कर पाओगे या नहीं करना चाहिए? ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हुआ ना. वो बोल सकता है ना ये वॉइड है, ये वॉइड नहीं होगा, ये एक्सेप्शन टू एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है. तो मैं बोला ना एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, बट उसका एक एक्सेप्शन क्या है? सेल ऑफ गुडविल टू पार्टनर. सेल ऑफ गुडविल टू पार्टनर में यू कैन पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. ये पार्टनरशिप एक्ट में भी समझाया था, याद आया थोड़ा बहुत, ठीक है. सो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कैन बी पुट इन अ पार्टनरशिप का रिटायरमेंट एग्रीमेंट, इन अ सेल ऑफ गुडविल एग्रीमेंट. सेल ऑफ गुडविल बाय हुम? रिटायरिंग पार्टनर टू फर्म, फर्म को दे रहे, हाँ है ना? तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है कि रिटायरिंग पार्टनर तुम पैसा लिए हो तो बिजनेस मत करना, मेरा बगल में दुकान मत खोलना, नहीं तो मेरा प्रॉफिट नहीं आएगा, तुम वो प्रॉफिट पहले ही लेके चले गए, हाँ है ना? ऑफ कोर्स वो सीनियर है, उसके पास ही जाएगा क्लाइंट्स, नहीं तो. क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये है पहला. दूसरा एक्सेप्शन, सर्विस एग्रीमेंट. सुनो, सर्विस एग्रीमेंट क्या होता है? सपोज करो तुम एक एम्प्लॉय को रखे हो, मेरा था ये क्लॉज, जितना भी मैनेजर है नवाब, कोई भी एमएनसी में काम किया है या करता है टॉप, तो उन लोग को ये एग्रीमेंट देता है, बोलो कॉन्फिडेंशियलिटी और ये सब. मेरा था, आई यूज्ड टू वर्क फॉर दिस कंपनी कॉल्ड बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड. सो मैनेजर दे हैड सेट कि एशियन पेंट्स को तुम बर्जर छोड़ने का 3 साल के अंदर कभी ज्वाइन नहीं कर पाओगे, यानी कि सो दैट आई कैन नॉट लीव बर्जर फॉर एशियन पेंट्स इफेक्टिवली. मेरा बात समझे? अगर एशियन कल मेरे को ऑफर दे देता है, एशियन पेंट्स, एशियन नहीं, तो अगर ऑफर दे देता है कल ही ज्वाइन करने का और मैं बर्जर में आज हूं, तो मैं कल ज्वाइन ना कर पाऊं, तो क्या बोला? मिनिमम 3 years का गैप होना चाहिए. क्या ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है? हाँ है, बट ये अलाउड है, ये अलाउड है. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ये अलाउ किया गया है. नेचुरली एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए. एम्प्लॉयर का क्या इंटरेस्ट है? आज मैं सारा कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन जानता हूं एक कंपनी के बारे में, कल राइवल कंपनी या वो कंपनी में अगर ज्वाइन कर लिया, एक स्ट्रैटेजिक या इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय अगर ज्वाइन कर लेता है तो उन लोग को नुकसान हो सकता है, ठीक है. अगर नॉर्मल एक मतलब लेबर टाइप या बिलो मैनेजर टाइप अगर कोई करता है तो दिक्कत नहीं होता है. तो इसलिए हायरार्की का एक लेवल वो लोग तय कर लेते हैं, इस लेवल के ऊपर वाला लोग इमीडिएटली ज्वाइन नहीं कर पाएगा. क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? तो ये है फंडा ऑफ 2 exceptions of agreement in restraint of trade. सर सेकेंड एक्सेप्शन का और एक एग्जांपल दीजिए. सपोज करो एक सीए इन प्रैक्टिस है, वो एक बड़ा सीए इन प्रैक्टिस के अंदर सीख रहे हैं. बड़ा सीए इन प्रैक्टिस उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि तुम ट्रेनी हो, जब तक तुम ट्रेनी हो तुम खुद से
मेरा एरिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, हाँ, बट ये अलाउड है, ये अलाउड है। कानून बोल रहा है क्योंकि बड़ा सीए इन प्रैक्टिस का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है कानून, हाँ या ना। वो सिखा रहा है छोटे को और छोटा सीख के उसी का क्लाइंट लेके चला जा रहा है, बोल रहा है सस्ते में कर दूंगा, सर तो बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये जाके ना हो, ये भी अलाउड है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। सो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, बट देयर आर टू एक्सेप्शंस। इन सेल ऑफ गुडविल एक्सेप्शन क्या है, सेल ऑफ गुडविल, एंड दूसरा एक्सेप्शन क्या है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। तो लिखो टू एक्सेप्शंस बगल में, टू एक्सेप्शंस बगल में या नीचे लिख लो पेज 59 में। नंबर 1 सेल ऑफ गुडविल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर टू क्या है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्लियर है सबको, यहां तक पूरा क्लियर है ना सबको। ओके, लास्ट दो एक्सेप्शन, लास्ट दो एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नंबर 1 मतलब दो में से नंबर 1, यानी कि नंबर 10 क्या लिखा है देखना, एग्रीमेंट, क्या लिखा है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। नंबर 11 सॉरी, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अच्छा बोलो, तुमको कोर्ट में केस करने से क्या कोई रोक सकता है? कोर्ट में केस करना तुम्हारा हक है। लीगल प्रोसीडिंग यानी कानूनी कार्रवाई करने का हक है तुमको। अगर तुम्हारा कोई लीगल राइट, तुम्हारा कोई लीगल राइट अगर तुमसे छीन लिया जा रहा है या तुम्हारा लीगल राइट में कोई बाधा आ रहा है, तो इट इज योर हक टू टेक लीगल प्रोसीडिंग और लीगल एक्शन, यस और नो। अब सोचो, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेवल में लिख दिया कि हम लोग में कभी कभार पार्टनरशिप एग्रीमेंट लेट से बना पार्टनर्स के बीच, और एक पार्टनर उसमें क्लॉज डाला कि हम लोग के बीच कभी भी कुछ भी हो जाए, हाथापाई भी हो जाए, मैंने तुमको थप्पड़ भी मार दिया, तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो, लिख दिया। क्या ये वैलिड है? ये वैलिड नहीं है। इसीलिए बोला एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग शुड बी वॉइड। बट यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को ध्यान में रख के लॉ पढ़ना पड़ता है। अच्छा बोलो ना, तुम लोग ये टर्म को सुने हो, आर्बिट्रेशन? हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म कॉल्ड आर्बिट्रेशन? कौन कौन सुना है? अगर सुना है तो हाथ उठाओ खाली। हाँ, लास्ट बेंच फर्स्ट बेंच दोनों सुना है, ये सेकंड बेंच बता क्या सुना है? आर्बिट्रेशन के बारे में क्या सुना है? कुछ बता पाओगे तो बता सकते हो, नहीं तो ठीक है। नहीं, अच्छा लास्ट बेंच बता पाओगे? और इत्रो थोड़ा जोर से बताना, सब सुन पाए। मीडिएटर या आर्बिट्रेटर रहे, कोर्ट ना जाके मीडिएटर के पास जाएंगे। हाँ, ब्यूटीफुल, गुड आंसर। ऐसा एग्रीमेंट मेरा देखा हुआ है। 2017 का बैच में एक लड़का पढ़ता था, he has gone to a very good university in US, यहाँ पे सीए पढ़ता था, लॉ का एक क्लास मिस नहीं किया, इसलिए यूनिवर्सिटी गया ये नहीं बोल रहा हूँ, गुड स्टूडेंट था, जेवियर्स में ही था, नाम जयवर्धन था, जयवर्धन, ठीक है, कैलकाटा बॉय, डॉन बॉस्को में स्कूलिंग, वेरी गुड बॉय, एंड ही हैज सम कंस्ट्रक्शन बिजनेस। उसका पापा के साथ मेरे साथ मिलने आया था, बड़ा कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी था, और वो लोग आके पूछा था, कॉन्ट्रैक्ट दिखा के ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। मैं सॉलिसिट किया था प्रोफेशनली, एंड उसमें लिखा था कि उन लोग का बाइलैटरल जो दूसरा पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक बिल्डिंग बनाने का एक जमीन के ऊपर, दे वर द लैंड ओनर्स एंड दूसरा पार्टी वर डेवलपर्स, डेवलपमेंट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डेवलपर पार्टी डेवलप कर ही नहीं रहा था, टाइम बाट करते जा रहा था, तो क्या होगा उसका लीगैलिटी लेके मेरे से पूछने आया था। तो द आइडिया इज इन देयर कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन आई स्टडीड आई फाउंड a very basic thing which their lawyer also overlooked, which is what I am teaching you, कि आर्बिट्रेशन का क्लॉज लिखा हुआ था, पहले से लिखा हुआ था कि आप लोग कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाओगे। सो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग था, बट वो अलाउड था, हाँ, एक्सेप्शन इज आर्बिट्रेशन।
आर्बिट्रेशन का मतलब होता है जब दो पार्टी मिलकर तय कर लेता है कि हम लोग कोर्ट में जाने का टाइम और खर्चा बचा के, हम लोग का कभी भी अगर डिस्प्यूट हुआ तो वी विल रेफर टू द डिस्प्यूट टू अ कोर्ट अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर इज अ पर्सन हु इज यूजुअली अ वेरी सीनियर रिटायर्ड जज. उसका ऑफिस में जाके ये मैटर देना पड़ेगा न्यूट्रल किसी आर्बिट्रेटर के पास, और आर्बिट्रेटर जो सलाह देगा वही लेना पड़ेगा. इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी बोलते हैं, सुने हो ना. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऐसे ही होता है, आर्बिट्रेटर के पास जाके जाके दोनों का स्टेक ठीक रहे और सलाह जल्दी हो जाए. ये क्यों किया जाता है? क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग बहुत खर्चा और बहुत टाइम का चीज है ना. आर्बिट्रेशन जल्दी जल्दी होगा ना. एक आदमी के पास जाओगे तो कोर्ट में तो बहुत सारा मतलब चीज है, स्टेप्स है, हाँ है ना. तो इसीलिए आर्बिट्रेशन इज एक्सेप्शन, जहां पे यू कैन अग्री टू नॉट टू टेक लीगल प्रोसीडिंग. आर्बिट्रेशन इज नॉट कोर्ट. एट द सेम टाइम कोर्ट की तरह सलाह मिल जा रहा है, हाँ है ना. तो कोर्ट में ना जाने का एग्रीमेंट भी वैलिड होगा अगर आर्बिट्रेशन हो रहा है तो. अदरवाइज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज void and opposed to public policy. तो उन लोग का जो एग्रीमेंट था जो लेके आया था स्टूडेंट, दैट वाज प्योरली आर्बिट्रेशन. उसमें लिखा था कि दोनों पार्टी में भी कोई भी पार्टी आर्बिट्रेटर के पास रेफर कर सकता है मैटर इफ दे वांट टू, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट. क्लियर है? ओके, ऑलराइट. नाउ पॉइंट नंबर 11 तक पढ़ लिए ना. देख के एक बार मैं दोहराना चाहता हूं ना देख के. नंबर 1 trading with, number 2 stifling prosecution, number 3 champerty, and number 4 interference with course of, number 5 marriage brokerage, number 6 interest against, number 7 sale of public office, number 8 agreement in restraint of mono, नंबर 9 था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, नंबर 10 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, नंबर 11 अभी पढ़े एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल. याद रहेगा? याद रहेगा. एक बार पॉइंट्स को 1 से 11 देखो, फिर मैं 12th पॉइंट बोलूंगा और लिखाऊंगा जल्दी. अंदर में मत देखना, जस्ट हेडिंग देखना. हेडिंग रटाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है. हेडिंग जस्ट देखो, अंदर में तो बोल दिया. ओके अच्छा सुनो, एक लास्ट पॉइंट मेरे को लिखाना है. लिखाने से पहले मैं एक बार तुम लोग को एक स्टोरी बताने चला, वही एग्जाम्पल लास्ट पॉइंट वाला. एक बहुत ही बड़ा फैमिली था कलकत्ता का. रियल स्टोरी बता रहा हूं, नाम नहीं बता रहा हूं. दे वर वेरी वेल्दी एंड रिच. वन ऑफ देयर सन्स वेंट मिसिंग. बच्चा, लड़का, चाइल्ड, ठीक है, 5-7 साल का, ठीक है. सो दे आर इन्फ्लुएंशियल एंड वेल्दी. वो लोग ढूंढने का कोशिश किया, बहुत ढूंढा, नहीं मिला. बहुत सोच लगा दिया, नहीं मिला. दे वेंट टू विजिट बांग्लादेश. बांग्लादेश विजिट किया. बांग्लादेश में देवर हिंदू. बांग्लादेश में एक टेंपल के सामने पूजा देने गया. तो टेंपल के नीचे, ये 10 साल बाद, बच्चा खोने का 10 साल बाद, टेंपल के नीचे स्टेयर्स में एक अपाहिज मिला और वो लोग पहचान गए यही उन लोग का बेटा था. रियल लाइफ स्टोरी सर, फिल्मी तो हाँ रियल लाइफ स्टोरी. तो दे वर सो इन्फ्लुएंशियल एंड वेल्दी, दे कुड अफोर्ड टू टेक दैट किड फ्रॉम देयर. अगर तुम इन्फ्लुएंशियल और वेल्दी नहीं होते तो वो बच्चे को वहां से उठा नहीं पाते. क्यों? द पॉइंट इज दिस हैपेंस ड्यू टू अ रैकेट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सुनो, ठीक है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ वेरी बिग इलीगल इंडस्ट्री एंड मतलब उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ही ट्रैफिकिंग, हर चीज ट्रैफिक होता है. ह्यूमन ऑर्गन्स भी अल्टीमेटली ट्रेड होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके. ऑर्गन ट्रेड एक बहुत बड़ा इलीगल बिजनेस है. तो ये सब इंटरनेशनल रैकेट्स है. ये सब में तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे. रैकेट्स, स्ट्रेंथ इज इन नंबर्स. ये दे ऑपरेट इन सच ए ह्यूज स्केल, मनी वाइज, नंबर्स वाइज, ठीक है, ब्रेन वाइज, डिफरेंट लेवल. एंड
and these people will not let you go out with their, that's their asset. ठीक है? So the idea is, since that family was influential and rich, they got their son back, but that too अपाहिज, हाथ पैर कट के रख दिया था. और ये जितना भी रैकेट्स है यही सब करता है. तुम लोग सोचते नहीं हो, इसलिए मैं इतना कुछ बोलता हूँ, कभी इन डेप्थ बोलता नहीं हूँ. पार्क स्ट्रीट में कभी ऑब्जर्व किए हो, बच्चा को लेके एक भिखारी जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी, वो बच्चा को कभी क्लोजली देखते भी नहीं है हम लोग कंपैशन की वजह से, और कभी देखना ऑब्जेक्टिवली प्रैक्टिकल माइंड से देखना, बच्चा नींद में रहता है, दे आर इंजेक्टेड. वो बच्चा उनका है भी नहीं, ये सब कभी समझे भी नहीं और सुने भी नहीं. अभी सुन रहे हो, अभी समझ में आएगा. वो बच्चा उसका है भी नहीं, वही रैकेट का बच्चा है, भीख मांगने के लिए एक प्लॉय है. ठीक है? तो ये सब होता है. ये सब के खिलाफ इंडिया में एक्ट है, बहुत सारा है. पॉस्को बोल के एक एक्ट है, कानून तो है अपना, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है. तो पुलिस को नहीं पता वो सब रैकेट के बारे में, मेरे को पता है, सबको ओपन सीक्रेट है. पॉस्को इंप्लीमेंट नहीं होता है. ठीक है? पॉस्को एक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इसके खिलाफ बोला गया है इनडायरेक्टली, वही लिखाने वाला हूं. बोला गया है कभी कभार ये सब बच्चा गरीबों का बच्चा भी होता है, गरीब लोग बेच देते हैं, इजी वे आउट. तो अपना पेरेंटल राइट छोड़ देना इज अ लीगल थिंग और अ बैड थिंग? बैड थिंग. सो दैट नो वन कैन सेल देयर ओन चिल्ड्रन. इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस वॉइड. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल दिया. ठीक है? इतना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिग्निफिकेंस है, ये जो चीज मैं समझाया. बाकी एक्ट्स तो है, मैं बोला पॉस्को एक्ट है. ठीक है? सो पॉस्को इज द शॉर्ट फॉर्म, POSCO. ठीक है? सो दिस इज तुम्हारा द 12th पॉइंट. लिखो, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट. 12th पॉइंट को लिखिए. कहां पे लिखोगे? पेज 60 का टॉप में देखो, जो स्पेस है के ऊपर एल लिख लो, या के में स्टार देखे, पेज के ऊपर स्टार मार के एल लिख लो. एल में क्या लिखोगे? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ विच राइट? पेरेंटल राइट. क्लियर है? समझ में आ रहा है? सर आज तो दुनिया का बहुत सारा क्राइम्स और सोशल इविल लेके आप क्लास दे दिए. हाँ, लॉ में तो ये सब है ही, सोचना पड़ेगा रियल लाइफ, तभी तो समझ पाओगे ये सब लाइंस का सिग्निफिकेंस, नहीं तो रट के क्या करोगे. ठीक है? हर सब्जेक्ट में ऐसा पढ़ो. ओके, नाउ लास्ट चीज, आज का यूनिट 2 का आखिरी टॉपिक में हम लोग आ गए, पेज 60, 61 एंड 62 में. जस्ट अ मोमेंट. ओके, पेज 61, 62 एंड 62 के साथ खत्म होगा यूनिट 2. एक बार फोकस करना हम लोग को, क्या अभी नेक्स्ट टॉपिक है. दिस इज द लास्ट टॉपिक. टॉपिक का नाम देखो, लिखा हुआ है पेज 60 में, एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. अब ध्यान देना, मतलब कौन कौन सा एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर हो चुका है एज वॉइड. अच्छा बोलो, इसमें से एक एग्रीमेंट तुम लोग को मैं यूनिट 1 में बोल दिया था, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का 8 पॉइंट्स था, याद है सबको? यूनिट 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो लोग किए, यूनिट 1 में दूसरा टॉपिक था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10. उसमें 8 पॉइंट्स था. नंबर 1 वाज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, बैलफोर वर्सेस बैलफोर. नंबर 2 लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन. 3 कॉम्पिटेंट पार्टीज. 4 फ्री कंसेंट. 5th पॉइंट था एग्रीमेंट्स व्हिच आर एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड. याद आया? सो देखो, कुछ एग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड किया जाता है. कौन कौन सा एग्रीमेंट को एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, उसी का एग्जाम्पल मैं दिया था. एक था वेजरिंग, याद है? इंडिया में मैं बोला था वेजरिंग इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. उसका लिंक वापस करा के आज बोलने वाला हूं. ओके, नाउ प्लीज कम टू पेज 60. पहले बोर्ड देखो, फिर देखना बुक को. मैं 3 बोला,
तीन ऐसा एग्रीमेंट्स है जो एक्सप्रेसली वॉइड का टैग जिसको दिया गया है। नंबर वन बोला जा रहा है कंसीडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन पार्ट अनलॉफुल है, कंसीडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होगा, एक्सप्रेसली वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? ओके ओके। नाउ एग्जाम्पल सुनो। सपोज करना, हाँ, सपोज करो मैं ये जो पढ़ाता हूं, पढ़ाने के साथ साथ मैं और एक बिजनेस करता हूं, स्मगलिंग। पता नहीं चलता है तुम लोग को, ठीक है? और स्मगलिंग ऑफ क्या क्या पूछो ही मत, ठीक है? नाउ ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, अरे झूठ बोल रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, लेट्स से ये जो स्मगलिंग बिजनेस है इससे 80% ऑफ माई इनकम आता है, टीचिंग बिजनेस से 20, ऑफ कोर्स स्मगलिंग से ही ज्यादा आएगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो स्मगलिंग करता हूं मेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा मालूम है, बिल ऑफ लेडिंग बोलते रहता हूं, ठीक है? और सिर्फ वही नहीं, टैक्सेस के बारे में पता है, टैक्स कैसे बचाना पता है, तो सीए कैन बी गुड स्मगलर। ओके, नाउ ध्यान देना। अब ये बिजनेस के लिए मेरे को तो एक हेंचमैन रखना पड़ेगा, गुंडा। तो मेरा एक एम्प्लॉय भी है, सब संभाल लेता है, वो एक फोन करता है वो सब संभाल लेता है, ठीक है? और वो उसको तनख्वाह भी देना पड़ता है, एम्प्लॉय है बोला। अब ध्यान से सुनना, मेरा एम्प्लॉय जो बंदा है गुंडा टाइप मैनेजर, दिस गाय गेट्स अ सैलरी ऑफ लेट्स से 50-60,000 पर मंथ। अब इसका 80% काम क्या है? स्मगलिंग। 80% तो रिस्की काम है, 20% काम है स्टूडेंट वगैरह का, मेरा टीचिंग या वाइट बिजनेस का चीज देखना। अब लेट्स से पूरा तनख्वाह मिलता है, जो अमाउंट मैं बोला 50 लेट्स से के पर मंथ, तो ये तनख्वाह का 80% होता है 40 के और 20% होता है 10 के। तो 20% मतलब अच्छा बिजनेस के लिए उसको 10 मिल रहे, बुरा बिजनेस के लिए जो मेन देखता है वही उसको ज्यादा मिलता है, ऑफ कोर्स मिलना भी पड़ेगा। अब सोचो कल अगर कॉन्टेस्ट हुआ, बोला गया कि आपका तो इलीगल बिजनेस है, तो आपके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। है ना? क्यों? क्योंकि इसमें कंसीडरेशन क्या है? इलीगल या लीगल? पार्टली इलीगल, है ना? तो क्या वो हम लोग बोल पाएंगे कि 10,000 वैलिड है, 40,000 वॉइड है, या पूरा 50,000 वॉइड है बोला जाएगा? पूरा 50,000 ही वॉइड है बोला जाएगा, क्योंकि वही तो मैं लिखा बोर्ड में, कंसीडरेशन अनलॉफुल इवन इफ इन पार्ट विल बी कॉन्स्टिट्यूट एट फुल्ली वॉइड। एक्सप्रेसली वॉइड कर दिया अगर कंसीडरेशन इन पार्ट भी अनलॉफुल रहा तो। कंसीडरेशन का एक पार्ट भी अगर अनलॉफुल रहता है तो पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? एक्सप्रेसली वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट, क्लियर है? कोई भी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन अगर पार्ट अनलॉफुल रहा, एक पार्ट या एक हिस्सा भी अनलॉफुल रहा, तो पूरा एग्रीमेंट एक्सप्रेसली क्या हो जाएगा? वॉइड। क्लियर है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, पहला। दूसरा वाला मेरे को ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, दूसरा वाला आप लोग को आता ही है। एक बार फोकस करना, मेरे को बताना मीनिंग जिसका अनसर्टेन होता है। एग्रीमेंट का मीनिंग अगर अनसर्टेन हुआ, एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। देखो पॉइंट बी लिखा है पेज 61 का टॉप में, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। हाईलाइट द वर्ड अनसर्टेन, मीनिंग इज अनसर्टेन। लास्ट वाला जो है उसका नाम है वेजरिंग। ये मैं पहले भी तुम लोग को कह चुका हूं, वेजरिंग क्या होता है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। एक बार अच्छा छोड़ दो, ठीक है। ओके, लास्ट बेंच जो बैठे हो सुनाई दे रहा है ना कंटिन्यूअसली? ऐसा फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहे?
आवाज ठीक है, सुनाई दे रहा है? नोट तो करो, ऐसे बैठे हो स्टोन की तरह। ओके, नाउ ध्यान से सुनो प्लीज। वेजरिंग क्या है मैं समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ टॉपिक, एज अ कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करो, वेजरिंग एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये एग्जाम्पल जब मैं लिया था बहुत लोग मेरे को पूछे थे कैसीनो वगैरह यहां में तो होता है वहां पे नहीं, तब मैं एक ही आंसर किया था, बोला था यूनिट 2 में इन डेप्थ जब पढ़ाऊंगा तब सब समझा दूंगा। अभी समझाने का घड़ी आ चुका है, ध्यान देना और सुनना, सारा चीज एक एक करके बताऊंगा, ठीक है, खाली सुनते रहना पड़ेगा। वेजरिंग का मतलब होता है, पहला चीज मीनिंग, वेजरिंग का मतलब होता है एक ऐसा अननोन अनसर्टेन इवेंट का आउटकम पे शर्त लगाना। क्या बोले सर, वापस बताइए। एक ऐसा अननोन एंड अनसर्टेन इवेंट का आउटकम पे शर्त लगाना। अच्छा, अननोन एंड अनसर्टेन इवेंट का आउटकम क्या होता है? अभी तुम लोग शर्त लगाए कि बाहर जैसे ही हम लोग निकलेंगे लॉ क्लास के बाद बारिश होगा या नहीं होगा। यह शर्त अगर लगा रहे हो, सुन लो, अभी नहीं तब, यह शर्त अगर लगा रहे हो, क्या यह वेजरिंग है? बिल्कुल है, क्योंकि फ्यूचर इवेंट का जिसका आउटकम अननोन एंड अनसर्टेन है, वो अननोन एंड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट का आउटकम पे तुम शर्त लगाए हां या ना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में वॉइड है, एक्सप्रेसली वॉइड है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में ये अगर अलाउड हो गया सब रास्ते पे आ जाएगा। और ऐसा बहुत फैमिलीज बर्बाद हुआ है, वो देख के इंडिया में ये सब क्या कर दिया गया, वॉइड। ये एक एग्जाम्पल था, देख लिया मैं जिसका हाथ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहो सर, और क्या वेजरिंग का एग्जाम्पल देंगे? बेटिंग, ये तो बेटिंग ही था। गैम्बलिंग, जुआ, वो भी सेम ही नेचर का है। सर व्हाट अबाउट क्या नाम है, कैसीनो, वो भी सेम नेचर का है। सर व्हाट अबाउट वो क्या नाम है, हॉर्स रेस, वो भी सेम नेचर का है। घोड़ा दौड़ेगा, तुम थोड़ी ना दौड़ोगे, है ना? कौन सा घोड़ा जीतेगा तुम कैसे लगा रहे हो? अननोन आउटकम, है ना? अब ध्यान से सुनो सर, गधा का रेस, वो भी तो, और ठीक है। और सुन लो भाई, लास्ट बेंच सुन लो, अब जितना भी ये एग्जाम्पल लिया, हॉर्स रेस, लॉटरी, लॉटरी भी, हाँ लॉटरी भी, यहां तक बहुत लोग को पता नहीं, लॉटरी तक वेजरिंग है सर। तो लॉटरी, हॉर्स रेस, कैसीनो, गैम्बलिंग, बेटिंग, आईपीएल का मैच में शर्त लगाना, हाँ सब बताऊंगा, ठीक है। ये सारा वेजरिंग का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अननोन आउटकम का, सॉरी, फ्यूचर एंड अनसर्टेन इवेंट का अननोन आउटकम के ऊपर शर्त लगाना, फ्यूचर एंड अनसर्टेन इवेंट का अननोन आउटकम के ऊपर शर्त लगाना इज व्हाट, वेजरिंग। बड़ा बाजार कौन कौन गए हो, सुनो ना, हाँ सब ऑलमोस्ट। दुकानदार, दो दुकानदार, दुकान कहां पे है? रास्ते का बीच में, दो तरफ से दो रास्ते गया, वाई शेपेड रास्ता, इमेजिन कर पा रहे हो ना? मतलब कुछ ऐसा शेप का रास्ता है, ये रास्ता यहां से आया, फिर यहां से दो कटिंग निकल गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो दो दुकान है, जो दो दुकान है, अगल बगल में दो दुकानदार है, वो लोग दोस्त जैसा बन गया, वो लोग शर्त लगाया, रास्ते में उन लोग का दुकान ठीक मोड़ पे है, ठीक है, मोड़ पे है, और उन लोग के सामने आके एक टैक्सी रुका। अब टैक्सी से जो उतरेगा वो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, ये लेके शर्त लगा रहे, बोर्डम किल करने के लिए। ये करता है वो लोग, हाँ पता होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो वो लोग कर रहे, शर्त लगा रहे, बोल दाया जाएगा या बाया, ठीक है। अब बोलो, ये जो शर्त लगा रहे, क्या ये वेजरिंग है? बिल्कुल वेजरिंग है। अगर कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, किसी को पहले से मालूम है जो उतर रहा है डाया जाएगा, वो तो बात अलग है, बट मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, अगर रियली कर रहा है, शर्त लगा रहा है, तो फिर वेजरिंग है। बात समझे वेजरिंग का?
तो वेजरिंग इंडिया में एक्सप्रेसली वॉइड है। अब एक एक करके मैं बोलूंगा लॉटरी के बारे में, क्योंकि लॉटरी तुम लोग देखते हो वैलिड है। हॉर्स रेस के बारे में तुम लोग सुनते हो, हॉर्स रेस होता है, डरबी। आई विल टॉक अबाउट कैसीनो, तुम लोग को पता है कुछ कुछ जगह में कैसीनो है। गोवा इज एन एग्जाम्पल, सिक्किम इज एन एग्जाम्पल, एंड आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। ओके, दे बिफोर आई स्टार्ट विथ लॉटरी, हॉर्स रेस एंड कैसीनो एंड स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, ये चार चीज बोल के खत्म करेंगे। बट बोलने से पहले एक क्वेरी आया, ड्रीम 11 फैंटेसी लीग सुनते हो ना? फुटबॉल में फैंटेसी लीग बहुत लोग खेलते हैं, टीम बनाते हैं, वैसा ही कॉन्सेप्ट क्रिकेट में भी है, ड्रीम 11 है कि नहीं? ये टीम सिलेक्शन स्किल या ओनली लक? स्किल। स्किल जहां पे है, हाँ स्किल है। तुम्हारा टीम सिलेक्शन स्किल है, प्लेयर कौन अच्छा खेल रहा है वो तो जस्ट अ मोमेंट। तो कोच इंडिया टीम में किसको रखेगा वो भी वेजरिंग है, तुम बोलने का कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा बात है। हाँ, रवि शास्त्री इज अ वेजरिंग मास्टर। ही सेइंग कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा क्या पता। तो हर टीम का हर कोच क्या कर रहा है? वेजरिंग। हाँ है ना? अब समझ में आया? तुम गलत बोल रहे थे। इट्स अ मैटर ऑफ स्किल। सर आप कभी जीते हो? हाँ, क्रिकेट में भी जीता, फुटबॉल में भी जीता, मतलब रियल गेम में भी और फैंटेसी में भी। ठीक है, अब फैंटेसी में मैं आर्टिकलशिप शुरू हुआ था तब जीता था, ठीक है, एंड तब लक है, ऑफ कोर्स लक है, मैं जिसको टीम में लिया वो क्लिक किया, बट इट्स अ मैटर ऑफ स्किल। तुम किसको कौन सा दिन ले रहे हो, यू हैव टू डू अ होमवर्क। बेस्ड ऑन दैट होमवर्क आई विल रिकॉल व्हाट आई डिड। आई हैव सीन कौन कौन खेल रहा है, कौन कौन इंजर्ड नहीं है, कौन कौन खेलने का चांसेस ज्यादा है उसका प्रोबेबिलिटी, कौन कौन लास्ट गेम में अच्छा नहीं किया उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है नेक्स्ट गेम अच्छा करने का, कौन कौन डेब्यूटेंट है वो लोग ज्यादा प्रूव करने का कोशिश करेगा। और क्या सिखाऊं, यहाँ पे पूरा नहीं सिखाऊंगा, इसका अलग ट्यूशन मिलेगा, ठीक है। सो द आइडिया इज यहां पे बहुत कुछ चीज है जो देख के तुमको मल्टीपल फैक्टर, इट्स अ मल्टी फैक्टर मॉडल बना के तुमको दिमाग में कॉल लेके टीम सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। मेरे को खत्म करने दो, ड्रीम 11 का सवाल बोल रहा हूं। तो ड्रीम 11 में देयर इज कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ व्हाट? स्किल, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ स्किल। टीम सिलेक्शन इज जस्ट लाइक दैट। तो रियल लाइफ में कोच अगर टीम सिलेक्ट करे तो वो भी स्किल ही है, वो थोड़ी ना सट्टा लगा रहे या क्लिक करेगा, हाँ है ना? तो वैसा कोच अगर तुम हो तो तुम कोच बनने का लायक नहीं हो। तो द आइडिया इज दैट। नेक्स्ट सर बेटिंग, क्या फिर बेटिंग में भी तो स्किल लग रहा है? नहीं, स्किल प्रीडोमिनेंट है या लक प्रीडोमिनेंट है वो देखना पड़ेगा, दोनों में से कौन ज्यादा है। लक तो हर चीज में है, तुम सीए पास करोगे नहीं वो उसमें भी लक डिपेंड करेगा, तो वो वेजरिंग है नहीं। क्यों? क्योंकि स्किल इज प्रीडोमिनेंट। बात समझे? तो स्किल प्रीडोमिनेंट जिसमें है वो वेजरिंग नहीं बनेगा। बेटिंग में क्या स्किल प्रीडोमिनेंट है? कभी नहीं, इट्स ऑलवेज लक, इट्स ऑलवेज लक, है ना? लक विल डिटरमाइन कौन जीतेगा कौन। अरे वर्ल्ड कप फाइनल, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, तुम लोग क्रिकेट ज्यादा देखते हो पता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, क्या था? लक। लास्ट में लक, ठीक है, लास्ट में तो वो वेजरिंग जैसा ही हो गया, लक, ठीक है। बट अल्टीमेटली इन अ मैच व्हाट इज इंपॉर्टेंट? स्किल, यस, लक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट प्रीडोमिनेंट जो होगा वही होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर डिटर्मिनेशन of the outcome of the event depends on luck more than skill, then it's wagering. But determination of the outcome event depends more on the skill than luck, then it's valid. Skill oriented अगर determination होगा तो फिर वो valid होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा सर अब लॉटरी बताइए,
अब तो आप लॉटरी बताया नहीं, तो लॉटरी बताइए। लॉटरी में लक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल का तो कुछ है ही नहीं। कौन सा नंबर आएगा तुम स्किल से बताओगे, तो बताओ कौन सा स्किल यूज कर रहे हो। ठीक है, सो लॉटरी इज 100% लक। तो सर लॉटरी तो 100% वेजरिंग, बट आप चलिए, अब तो रास्ते में मिल रहे हैं लॉटरी का टिकट, मैं खरीद के दे रहा हूं, हाँ है ना। अब सुनो, लॉटरी सिर्फ वेजरिंग ही नहीं है, लॉटरी इलीगल भी है। सर आप तो और एक्सट्रीम कर दे रहे हो, हम लोग तो बोल रहे हैं लॉटरी मिलता है, आप पहले बोले ये वॉइड है, और अभी क्या बोल रहे हो कि इलीगल भी है। हाँ, इंडियन पेनल कोड के तहत, वो भी इंडियन पेनल कोड का जिक्र कोएर्शन का डेफिनेशन में किया था। लॉटरी इज नॉट ओनली वॉइड बट illegal as per Indian contract, Indian penal code. Selling of lottery tickets is illegal. सर बट ये जो लॉटरीज आता है मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट का आता है, सिक्किम, मणिपाल, मिजोरम सीरीज, असम, वेस्ट बंगाल, ये सब लॉटरीज जो है, पंजाब, ये सब लॉटरीज क्या फिर इलीगल है? तो स्टेट गवर्नमेंट गलत कर रहे। अब सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला स्टेट गवर्नमेंट को इनकम चाहिए, क्या चाहिए? इनकम। अब इंडिया का इकोनॉमी का हालत तो पता है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया हम लोग के पास पैसा नहीं है, लॉटरी छाप के तुम जितना पैसा चाहे कमा लो स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट बोला आईपीसी में लिखा हुआ है ये पनिशेबल ऑफेंस है, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। सो इफ आई सेल, वोंट यू पनिश मी, मतलब वोंट यू गिव लेवी पेनल्टी ऑन मी? बोलता है नहीं, तुमको माफी है, तुम स्टेट गवर्नमेंट हो, हाँ, इसलिए तुमको माफी है, तुम लोग बेचो, तुम लोग जितना चाहे लॉटरी बेचो, लॉटरी बेच के कमाई करो, आईपीसी का सजा तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा, वो एग्जेम्पशन हम लोग कर दे रहे। तो इंडिया में ज्यादातर लॉटरी जो वैलिडली लीगली बिक रहा है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लिया हुआ, या अगर स्टेट गवर्नमेंट का ना भी हो तो परमिशन लिया हुआ। बात समझे? तो आईपीसी वाला सजा नहीं लगेगा सेलर के ऊपर, सेलर के ऊपर ऐसे भी सजा है, क्योंकि सेलिंग ऑफ लॉटरी इज बैड। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्टेक्स्ट। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला लॉटरी इज वॉइड, सेलिंग ऑफ लॉटरी इज वॉइड, इलीगल नहीं बोला, पनिशेबल ऑफेंस नहीं बोला आईपीसी की तरह। तो वो लोग वॉइड बोल दिया तो किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वॉइड चीज तो होता ही है देश में। वॉइड इज व्हाट? नॉट लीगली एनफोर्सेबल, इट इज नॉट इलीगल, है ना। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो वॉइड बोला, ये वॉइड ब्लैंकेट है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी है, नॉन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी है। बात समझे? तो कोई भी लॉटरी बेचे, लॉटरी खरीदने वाला, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज व्हाट? वैलिड या वॉइड? ऑलवेज वॉइड। एंड इफ द सेलिंग ऑफ लॉटरी इज नॉट इवन अप्रूव्ड, देन इट कुड बी इलीगल टू। क्लियर है? समझ में आया पूरा? यहां तक समझ में आया मैं जो जो बोला? ठीक है, पूछो। मैं बोला परमिशन लेके तुम बेच सकते हो, बोलो। और परमिशन मिलेगा नहीं, वो बात अलग है, बहुत टफ है। हाँ बोलो। हाँ, कोई अगर परमिशन ना लेके बेचे तो क्या है? इलीगल। अच्छा, परमिशन ना लेके ऐसा बहुत चीज बिकता है ना तुम्हारा आंखों के सामने, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, एकदम होता है, एकदम होता है, ओपन डे लाइट में होता है। चलो मेरे साथ एक दिन निकलो, दिखाऊंगा क्या क्या इलीगल हो सकता है। ठीक है, अब मैं रियली बता रहा हूं। टर्टल, हेलो, टर्टल इज एन एंडेंजर्ड स्पीशी। वो क्या है? ऐसा आजाद चीज बिकता है, मैं बोला ना, तुम देखे नहीं मतलब नहीं बिकता नहीं। ठीक है, मैं देख लिया सारा। हाँ बोलो, लास्ट बेंच बोलो, लॉ के लिए देखना पड़ता है। हाँ बोलो, कुछ क्वेरी है? ओके। हाँ, इलीगली करेंसी बिकता है, इलीगली बहुत कुछ बिकता है, इलीगली सब कुछ बिकता है, ठीक है। बट द आइडिया इज वो इलीगल चीज बिकता है बोल के वैलिड नहीं है, बात समझे? ओके, नाउ मेरे को लॉटरी लेके 2-4 लाइन लिखाना है, लिखो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो।
लिखो, selling of lottery is a punishable offense under IPC. Selling of lottery is not only void but also a punishable offense under IPC. मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा. Selling of lottery is not only void but also a punishable offense under IPC. लिख लो, प्रैक्टिस करो, ठीक है. Selling of lottery is not only void but also an punishable offense under IPC. सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी. आईपीसी नहीं है हम लोग का, ठीक है. अब ध्यान से सुनो, ये जो मैं बोला इसके बाद और एक चीज लिखना है. बट स्टेट गवर्नमेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम, बट स्टेट गवर्नमेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सच पनिशमेंट. दैट इज, state governments are exempt from such punishment. That is, they can sell lotteries. That is, they can sell lottery tickets. That is, they can sell lottery tickets. But nonetheless, selling of lottery under Indian Contract Act remains void under all circumstances. But nonetheless, selling of lottery under Indian Contract Act, सोच के लिखो, remains void under all circumstances. यही बोला ना. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेलिंग ऑफ लॉटरी हमेशा void ही रहेगा. क्लियर है, कोई एक्सेप्शन नहीं किया. क्लियर है. आईपीसी एक्सेप्शन कर दिया. आईपीसी बोला दूसरा कोई बेचेगा तो उसको सजा, स्टेट गवर्नमेंट बेचेगा तो मजा. क्लियर है, समझ में आया? ओके, क्लियर है. अच्छा सर, ये सिलेक्टिव कानून का वो हो गया ना, होता तो है कानून में. लास्ट बेंच सुनते रहो. कानून में हर एक चीज का एक्सेप्शन है और कुछ एक्सेप्शंस मिलने के लिए क्या है ना, घूस देना पड़ता है, फॉर्मल घूस गवर्नमेंट को. लाइसेंस जो है, लाइसेंस हर चीज का होता है. सुनो ना, लिकर लाइसेंस, लिकर बेचने के लिए, ये चीफ सोर्स ऑफ इनकम है स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाता है. अब सुनो, हॉस्पिटल या स्कूल का 500 मीटर्स में कोई नहीं होना चाहिए, है ना. हॉस्पिटल शंभुनाथ पंडित हॉस्पिटल जो ये है एल्गिन रोड का मोड़ पे एक हॉस्पिटल है ना, ठीक है, उसका ठीक ऑपोजिट में बाइकर्स कैफे है. बाइकर्स कैफे में बियर मिलता है कभी कभार, और कभी कभार नहीं भी मिलता है. सर आपको कैसे पता? कानून पढ़ाता हूं एग्जाम्पल के लिए, ये सब पता रहना चाहिए. अब ध्यान से सुनो, ठीक है. अब ध्यान से सुनो, ये जो कभी कभार मिलता है कभी कभार नहीं मिलता है, क्यों? ये सब लोग नहीं बता पाएगा. सुनो, ये इसलिए क्योंकि डे स्पेसिफिक लाइसेंस मिलता है. एक दिन का लाइसेंस ले लिया, बेसिकली क्या है, एक दिन का पेनल्टी देके तुम खरीद लो, एक दिन का ऑफेंस माना जाएगा. तुम बेचे तो उसका फाइन तुम दोगे, है ना. उसका फाइन अगर 20,000 हुआ, उससे ज्यादा तुम कमा लोगे बेच के. बिजनेस तो ये होता है सर. हाँ, यही तो हो रहा है. रात को 11 बजे के बाद यू कैन नॉट सर्व लिकर एनीवेयर, बट 5 स्टार्स तो बेचता है लाइसेंस. दे पे मोर फॉर 11 to 1 और 11 to 2 या 11 to 4 जब तक पार्टी चलता है, ठीक है. एंड वो स्लॉट में उन लोग का कमाई जो हो रहा है 10 गुना से नीचे नहीं, जितना पे कर रहे हो उसका 10 गुना से नीचे नहीं हो रहे. समझ में आ रहा है? तो एवरीथिंग इज बिजनेस डिसीजन. तुम फाइन देके कमा लो ज्यादा, है ना. बट ऐसा मेंटालिटी नहीं रखना चाहिए, ये कमर्शियलाइज हो जा रहा है. और इसीलिए कानून भी कमर्शियलाइज हो जाने से पैसा जिसके पास रहेगा उसके पास ही कानून रहेगा, which hurts the objective of कानून. It shouldn't happen, but it is happening. If you see all over, है ना. So the idea is that लॉटरी भी वैसा ही है. लॉटरी बेच रहे हो तो void है, forbidden by law, IPC है, बट फिर भी लोग पैसे के लिए गवर्नमेंट ही अलाउ कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी ठीक है. मोदी जी ममता जी को अलाउ कर रहे हैं.
ठीक है, समझ में आ रहा है, रियलिटी। ओके, सो दिस इज द आइडिया। ओके, नाउ सर आज का लास्ट चीज हॉर्स रेस, ये बोल के छोड़ दूंगा, हम लोग नेक्स्ट दिन स्टार्ट करेंगे विद यूनिट 3। यूनिट 3 का स्टार्ट आज नहीं कर पाएंगे। हॉर्स रेस के बाद एक और चीज रह जाएगा, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, वो नेक्स्ट दिन बोलूंगा। हॉर्स रेस बोल के आज छोड़ दे रहा हूं। हॉर्स रेस लिखा नहीं है, पहले सुन लो फिर लिखा दूंगा। अच्छा, हॉर्स रेस तो तुम लोग देखते ही हो, डरबी होता है 1 जनवरी को हर बड़ा शहर में, कलकत्ता में होता है रेस ट्रैक में। हाँ सर, ये तो फिर लीगल है, आप इलीगल क्यों बोल रहे हो? मैं इलीगल नहीं बोला, मैं बोला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोला, वॉइड, बिकॉज ये भी क्या है, ट्रेजरिंग। बट सर ये इंडिया में होता है? हाँ होता है, एक दिन के लिए, ये भी अदरवाइज अलाउड नहीं है। ये एक दिन के लिए स्पेशल ओकेजन के लिए दे टेक परमिशन of KMC, of all the authorities who are involved. Why? Because एक दिन का उन लोग को अलाउंस मिलता है या 2 दिन का, ठीक है, साल में मतलब कुछ स्पेशल ओकेशंस में, जैसे कि 1 जनवरी या ईयर में एक दिन, ये सब डरबी अलाउ करता है। अदरवाइज दे आर वेजरिंग एंड दे आर इक्वली इनवैलिड। ठीक है, तो हॉर्स रेस में भी वो अलाउंस लेके ये लोग करता है, अदरवाइज इंडिया में ये सब अलाउड नहीं है। हम लोग का सोसाइटी का मॉरल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है यूजुअली, मेजॉरिटी। क्लियर है, समझ में आया? तो ये सब क्या है, वेजरिंग। ये सब क्या है, वेजरिंग। क्योंकि बहुत फैमिलीज बर्बाद हो जाता है, दाव पे क्या क्या लगा देता है ये लोग, पूछो ही मत। ठीक है, इसीलिए, ठीक है, रास्ते पे जाके ना आ जाए, इसीलिए टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बैंकरप्सी दीज लॉज आर इंप्लीमेंटेड। ठीक है, अच्छा सर, कसिनो लास्ट चीज, हॉर्स रेस तो बता दिया, आप बोले थे कसिनो भी बताएंगे, तो खत्म करते हैं कसिनो बता के। कसिनो भी वेजरिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। रूलेट खेले हो ना, जो लोग खेलते हो रूलेट, रूलेट मतलब तुम्हारा वो बोर्ड स्पिन करता है, उसमें कौन सा नंबर में वो आएगा डाइस, वो नंबर जीतेगा। तो बोलो इसमें कोई स्किल है? तुम प्रोबेबिलिटी घुमा घुमा के, रेड ब्लैक ब्लू, सॉरी रेड एंड ब्लैक, जितना भी कलर का प्रोबेबिलिटी लगाओ, जितना भी तुमको स्टैट स्ट्रांग हो, यू कैनॉट विन, यू कैनॉट विन। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, ऑल थ्योरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, फेल्ड मिजरेबली, इसलिए मैथ्स छोड़ ही दिया। ओके, नाउ ध्यान से सुनना, बट द लॉ सेज नो, आई हैव रियली अप्लाइड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स नॉट इन इंडिया, इंडिया में है नहीं। ठीक है, इंडिया में 2 जगह में फिर भी है सर, गोवा एंड सिक्किम। क्यों है बताइए आप? 1 सेकेंड, सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इंडिया में ये बहुत जगह में है। ठीक है, क्या सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ? बोला गया कि सिक्किम, सिक्किम जब जैसे एनेक्स हुआ था इंडिया के साथ, जैसे कश्मीर एनेक्स हुआ था, कश्मीर के साथ एग्रीमेंट बना, सिक्किम जब एनेक्स हुआ था, सिक्किम के साथ एग्रीमेंट में लिखा था कि कसिनो तुम लोग का अलाउड है, क्योंकि सिक्किम इज पॉपुलेशन इज मोस्टली व्हाट, टिबेटन, उस डिसेंट का, मंगोलॉइड डिसेंट का, और उन लोग का खून में, बोलना नहीं चाहिए ये गलत चीज है, उन लोग का रेस में एक एफिनिटी है टुवर्ड्स गैम्बलिंग। चाइनीज पीपल आर द वर्ल्ड फेमस गैम्बलर्स। ओके, सो बेसिकली दे आर वर्ल्ड फेमस एवरीथिंग, सो द आइडिया इज दे हैव एफिनिटी टुवर्ड्स गैम्बलिंग। ठीक है, इसीलिए सिक्किम में गैम्बलिंग अलाउ कर दिया। बट अभी पता है हकीकत, सिक्किम गवर्नमेंट हैज बैंड सिक्किमीज पीपल फ्रॉम एंटरिंग इनटू कैसीनोस बिकॉज दे आर बिकमिंग भिखारी, दाव में सब कुछ लगा दे रहा है। ठीक है, तो उन लोग को अभी सिक्किम में बेसिकली बाकी इंडियंस जाके खेल सकते हैं, वही हो रहा है। ठीक है, ये रियलिटी है। सर व्हाट अबाउट गोवा? गोवा इज टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री, तो टूरिस्ट लोग को तो पसंद है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब पॉपुलर है कैसीनो, तो इसीलिए स्पेशली इनलैंड के बाहर वाटर में यॉट लगा के, यॉट्स में 5 स्टार यॉट्स क्रूजेस में दे अलाउ कैसीनो, and all the foreigners and mostly the foreigners they play, of course Indians also can play. ठीक है, so this is why गोवा and सिक्किम में सिलेक्टिव अलाउंस है। क्लियर है, बाकी जगह में नहीं है। ठीक है, यही है फंडा ऑफ what is legal and what is illegal and how this thing is totally tied up. Thank you. We are continuing with speculative transactions on Wednesday. Wednesday we will finish unit 3 and unit 4. Thanks. Wednesday class will start sharp at 1.